तो V परपेंडिकुलर टू B का केस ही अभी हम लोग लेके चल रहे हैं, वही थर्ड केस के अंदर चल रहे हैं हम लोग। फर्स्ट केस क्या लिया था V0, सेकंड केस क्या लिया V पैरेलल टू B, B इज यूनिफॉर्म। थर्ड केस ले रहे हैं हम लोग V परपेंडिकुलर टू B एंड B इज यूनिफॉर्म। तो इसी केस के अंदर कुछ और थोड़े प्रैक्टिस करते हैं। कुछ एग्जांपल्स। मान लो कि अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, तो डॉट का करने का मतलब हो गया, तो यहां पे B तो यूनिफॉर्म ही है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। या आप नोटबुक में देखोगे तो आपके नोटबुक के प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे, आउटवर्ड या इनवर्ड, तो क्रॉस हो गया तो इनवर्ड, डॉट का मतलब हो गया आउटवर्ड। तो अब यहां पे किसी तरीके का चार्ज पार्टिकल दे सकते हैं और सिंपल बोलेंगे कि ड्रॉ द पाथ, ड्रॉ द पाथ, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। तो चार्ज पार्टिकल ये Q है और V इधर है। तो अब इस केस में हमें इस चार्ज पार्टिकल का पाथ ड्रॉ करना है। तो चार्ज पार्टिकल का पाथ ड्रॉ करने के लिए जैसे ही देखा V परपेंडिकुलर टू B, B यूनिफॉर्म, तुरंत हम लोग क्या बोलने वाले हैं, तो इस केस में कैसा पाथ बनेगा, सर्कुलर। तो सर्कल खींचने के लिए सर्कल का सेंटर देखना चाहिए, सेंटर किधर हम खींचेंगे, V क्रॉस B। तो V पे हाथ रख के B की ओर घुमाना है राइट हैंड का। तो जब भी डॉट रहे तो पाम को इस तरीके से नोटबुक के प्लेन पे रखना है, क्रॉस रहे तो पाम को इस तरीके से, क्योंकि पाम को घुमाना किधर है, B की तरफ। तो क्रॉस रहेगा तो इस तरीके से, डॉट रहेगा तो इस तरीके से। चलो मैं एक साइड में क्रॉस का भी एग्जांपल देख लेता है। तो ये हो गया क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इनटू द प्लेन है, चार्ज पार्टिकल Q, V वेक्टर इधर की ओर है। तो पार्टिकल का पाथ किधर की ओर बनने चाहिए, तो जहां पे देखें कि क्रॉस है तो पाम को इस तरीके से, लेकिन ये फिंगर किधर, V वेक्टर की ओर, तो V की ओर रखा और B अंदर है, तो V क्रॉस B, थंब ऊपर गया, पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इधर की ओर सेंटर होगा। तो इधर की ओर एक सेंटर मार्क किया और अपना एक राउंड घुमा दिया, तो ये हो गया, ड्रॉ हो गया पाथ। तो ये रेडियस हो जाएगा, ये V हो जाएगा, R और V परपेंडिकुलर, B तो यूनिफॉर्म है ही। लेकिन जब डॉट का केस रहे तो V वेक्टर के तरफ ये फिंगर्स को ले जाएंगे राइट हैंड को, लेकिन पाम को कैसे रखना है, डॉट रहे तो इस तरीके से। तो ये देखो V वेक्टर इधर है और B बाहर है, तो V क्रॉस B, थंब नीचे गया और चार्ज पॉजिटिव ही है, तो जिधर थंब गया उधर की ओर सर्कल का सेंटर हो जाएगा। तो इधर सेंटर रख रहे हैं, V वेलोसिटी इधर है, तो सर्कुलर पाथ इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में है, तो इस तरीके से सेंटर बन गए, तो ये सर्कुलर में पाथ में घूमने लगेगा। तो रेडियस का वैल्यू क्लियर ही है, R इक्वल टू mv/qb, टाइम पीरियड 2πm/qb को सब तो कैलकुलेशन किया ही। तो इस तरीके से ये पार्टिकल इस तरीके के पाथ में घूमने लगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा आप चार्ज एक निगेटिव का केस देखते हैं। तो चलो B इनटू द प्लेन है और ऐसा करते हैं कि यहां पे ये चार्ज पार्टिकल हो गए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है -c, और इसको V वेलोसिटी इधर दे दिया। तो सबसे पहले देखो V प्लेन में है, B इनटू द प्लेन है, तो V और B परपेंडिकुलर है, B यूनिफॉर्म का केस है, तो निश्चित ही पाथ सर्कुलर होगा। तो सर्किल का सेंटर किधर होने चाहिए, तो फिंगर्स को राइट हैंड फिंगर, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से चलेंगे, तो V वेक्टर के अलोंग फिंगर्स को रखा और क्रॉस है तो इसलिए पाम को इस तरीके से V वेक्टर पे लाया, B अंदर है, तो V क्रॉस B, तो थंब लेफ्ट में जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज होते तो सेंटर लेफ्ट में होते, लेकिन निगेटिव चार्ज है इसलिए सेंटर राइट में बनेगा। क्यों, फोर्स का डायरेक्शन, बेसिकली सेंटर क्या बता रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन को बता रहा है। पाथ सर्कुलर है तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, तो उसी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर बना, तो V क्रॉस B तो लेफ्ट में गए, लेकिन चार्ज निगेटिव है इसलिए फोर्स का डायरेक्शन राइट में आ गया। तो इधर की ओर आ गया मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन, और फोर्स अगर इधर है तो चार्ज पार्टिकल इस साइड में घूमेगा, और किस तरह के पाथ में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में। तो निगेटिव चार्ज में ध्यान रखना है कि थंब को रिवर्स करना जरूरी है। V क्रॉस B जिधर आया उसके अपोजिट थंब करना है, उधर की ओर फोर्स का डायरेक्शन होगा और उधर की ओर ही सर्कल का सेंटर बनेगा। लेकिन सर्कल कब होगा, जब V और B परपेंडिकुलर हो गए।
एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो मान लो कि डॉट है अब मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और इसको हमने v वेलोसिटी ऊपर की ओर दिया। तो क्लियर ये है कि v और b परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले अब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का डायरेक्शन देखना है कि फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन किधर बन रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल से पहले v वेक्टर को लाया, पाम को, ये फिंगर्स को v वेक्टर के अलोंग रखा, और मैग्नेटिक फील्ड डॉट है इसलिए पाम को सामने ऐसे रखा। क्रॉस होता तो पाम ऐसे, डॉट है तो पाम ऐसे। तो v क्रॉस b, थंब गया राइट में। पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर की ओर सेंटर बनते, लेकिन नेगेटिव चार्ज है इसलिए हमें q से मल्टीप्लाई करते हैं। F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो v क्रॉस बी राइट में, लेकिन q नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन चेंज हो गया, किधर की ओर, लेफ्ट में। इसलिए फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट में बना। तो अब फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो इसका मतलब पार्टिकल किधर घूम रहा होगा, इस तरीके से सर्कल में। तो ये सर्कुलर पाथ हो गए। इस तरीके से यहां पे फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इधर की ओर सेंटर हो जाएंगे। क्लियर है? अब आसानी से अगर v और b परपेंडिकुलर है और b यूनिफॉर्म है तो आप सर्कुलर पाथ खींच सकते हो। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का रीजियन सफिशिएंट होना चाहिए, तभी ये चार्ज पार्टिकल का पाथ कंप्लीट सर्कुलर फॉलो करेगा। तो बाकी तो सेंटर खींचने के बाद अगर रेडियस पूछा, टाइम पीरियड पूछा, उसके तो फार्मूले हैं। रेडियस r इक्वल टू mv बाई क्यूबी, टाइम पीरियड पूछा तो 2πm बाई क्यूबी। इसी में अब थोड़ा कुछ एग्जांपल और बनाते हैं। अब मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड का रीजियन आपको लार्ज नहीं है, जैसे ये सारे केसेस में क्या थे, मैग्नेटिक फील्ड बड़े रीजियन में थे और हमें सर्कुलर पाथ खींचा तो पूरा का पूरा रेडियस हो गया। अब सपोज करो कि एक एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का एक पर्टिकुलर रीजियन है, और यहां मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। तो अब कहने का सेंस है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा इसी रीजियन में ही है, और इसका रीजियन का विड्थ हो गया d, और एक चार्ज पार्टिकल इधर से आ रहा है, चार्ज पार्टिकल q, इधर इसके स्पीड v है। ग्रेविटी वगैरह को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का ही केस यहां मान के चल रहे हैं। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड B है, यूनिफॉर्म है, तो क्वेश्चन ये है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड में इसके जो चार्ज पार्टिकल है वो कितने टाइम के लिए रहेगा। फाइंड द t, टाइम स्पेंड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो फाइंड द टाइम स्पेंड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर d का वैल्यू पहले केस में ले रहे हैं, मान लो कि d का वैल्यू है 1.5 mv बाय क्यूबी, और सेकेंड केस में है d इक्वल टू mv बाय 2 क्यूबी। दो केस। तो अगर d का वैल्यू 1.5 mv बाई क्यूबी है, तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, mv बाय क्यूबी। तो फर्स्ट केस में बोल सकते हो जो d है 1.5 mv बाई क्यूबी, इसका मतलब दिस इज 1.5 mv बाई क्यूबी, मतलब r। सो इट इज ग्रेटर देन r से ज्यादा है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है अब इसके अंदर जाएगा तो आगे क्या होने वाला है। चलो ये Q है, ये V है, तो बाहर तो किसी तरह का कोई फील्ड वगैरह नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलते चला गया। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड रीजियन के अंदर आया, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजियन है, तो मैग्नेटिक फील्ड में आने का मतलब ये V अंदर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड अब यहां पे इनटू द प्लेन है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कौन सा केस यहां सेटिस्फाई हो रहा है। ऑब्वियसली V इन द प्लेन है, B इनटू द प्लेन है, इसका मतलब V परपेंडिकुलर टू B का केस है, B यूनिफॉर्म है, पाथ सर्कुलर होगा। लेकिन पाथ सर्कुलर कहां पे, इनसाइड द
मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर के लिए तो कंडीशन नहीं है, बाहर तो जो है किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे गए। तो बाहर ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाते हुए इस तरीके से अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन किया। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन किया, अब ये सर्कुलर पाथ पे घूमने शुरू करेंगे। तो वो सर्कल का सेंटर किधर होने चाहिए? तो सर्कल का सेंटर हम लोग कैसे पता करते हैं? तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन होगा वही सेंटर का डायरेक्शन होगा। तो V क्रॉस B, तो V पे हाथ रखना है, B क्रॉस है, इनटू द प्लेन है। तो इसका मतलब पाम को ऐसे रखना है, डॉट रहता तो पाम को ऐसे रखते, क्रॉस है तो पाम इस तरीके से, डॉट है तो पाम ऐसे। तो लेकिन फिंगर्स किधर होने चाहिए? V वेक्टर की ओर, तो V क्रॉस B। तो थंब देखो किधर गया? इधर की ओर। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इधर की ओर बना, V वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब अब ये सर्कल बनाने का कोशिश करेगा। तो यहां से जब ये सर्कल में बेंड किया, तो इस जगह से अगर सोचो ऐसे करके अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो इस बाउंड्री के राइट साइड में ये मैक्सिमम कितने डिफ्लेक्ट होगा? R के इक्वल। तो ये जो विड्थ है वो D का वैल्यू R से तो ज्यादा है, तो इसका मतलब दूसरे साइड में इसके निकलने के चांस नहीं है। इसका मतलब ये आसानी से ये अब ये सेमी सर्कल बना के इसमें से बाहर आएगा। तो जब ये सेमी सर्कल बनाया, ये V स्पीड से इन किया, ये V स्पीड से यहां से फिर ये बाहर आ गए। बाहर आने के बाद फिर क्या होगा? तो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड अगर पूरे रीजन में होते इस जगह पे, इस पॉइंट से अगर सोचो, तो ऐसे सर्किल में ये घूम रहा होता। लेकिन लेफ्ट साइड में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो इसलिए ये इधर का सेमी सर्किल अब नहीं बनेगा, सिर्फ सेमी सर्किल इनसाइड का केस बनेगा। तो इनसाइड में सेमी सर्किल बना के ये वापस आ जाएगा। तो अगर ये ए पे एंटर किया तो बी से बाहर आएगा। तो ए से बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2r। ए से बी तक का अंदर का टाइम कितने हो गए? तो ए से बी किधर, ये मान लो ये सी होते हुए आया, तो टाइम ए सी बी। तो अंदर में ये सेमी सर्किल बनाया, तो सर्कल बनाने के लिए टाइम पीरियड होता है 2 पाई m बाई क्यू बी। तो इसका मतलब सेमी सर्कल के लिए टाइम क्या हो जाएगा? तो सेमी सर्कल के लिए टाइम उसका आधा हो जाएगा, तो टाइम पीरियड का हाफ। तो इसका मतलब अंदर कितने हो जाएंगे? तो 2 पाई m बाय क्यू बी को 2 से डिवाइड करो, 2 कैंसिल। तो यानी इनसाइड जो टाइम रहा पाई m बाई क्यू बी, यानी पूरे सर्कल के टाइम का हाफ इनसाइड में रहा। और टाइम पीरियड 2 पाई m बाई क्यू बी। हालांकि फार्मूला देखो टाइम पीरियड का बहुत अच्छा है, 2 पाई m बाई क्यू बी। तो कंप्लीट सर्किल का मतलब सेंटर पे एंगल 2 पाई, तो 2 पाई एंगल तो 2 पाई m बाई क्यू बी। और सेमी सर्किल अपने सेंटर पे क्या एंगल बनाया? पाई। तो इसका मतलब पाई m बाई क्यू बी। तो इनसाइड का टाइम हो गया पाई m बाई क्यू बी। हालांकि इसमें टाइम ही पूछा गया है, लेकिन और भी कुछ चीजें पूछा जा सकता है। मान लो कि डिविएशन पूछा, तो जिस एंगल ये गया था जस्ट उसके अपोजिट से लौटा, तो डिविएशन कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री। ए से बी का डिस्टेंस पूछा, तो साइड मतलब कितने से साइड में शिफ्ट हुआ, तो ए से बी हो गया 2r। r का वैल्यू क्या हो गए? mv बाय क्यू बी। इनसाइड का पाथ कैसा हो गया? सर्कुलर। आउटसाइड का पाथ कैसे हो गए? स्ट्रेट लाइन। तो ये सब इंफॉर्मेशन भी पूछा जा सकता है। तो ये साइड डिस्प्लेस हो गया 2r से। अगर ये कैसे एंटर किया, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के बाउंड्री पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, तो अंदर सेमी सर्किल बना के बाहर आ जाएगा। तो ये बाहर लेफ्ट साइड में तभी आएगा, देख सकते हो कि ये डिस्टेंस r है, जब d का ये जो वैल्यू है वो r से ग्रेटर होने चाहिए। तो d का वैल्यू r से ग्रेटर है, तभी ये वापस आने वाला है इस साइड में। तो यहां पे जो गिवन है d का वैल्यू r से ज्यादा है, इसलिए वापस आ गया। अब सेकंड केस में देखो, d का वैल्यू mv बाई 2 क्यू बी है, तो सेकंड केस में d का वैल्यू r से कम है। तो अगर ये d का वैल्यू r से कम है, तो क्या सेम साइड में ये वापस आ पाएगा? तो सेकंड केस में ये सेम साइड में वापस नहीं आएगा। तो अब यहां पे जो सेकंड केस है उसमें d r से कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपको ये चार्ज पार्टिकल दूसरे साइड में बाहर आएगा। ये जो d है, नाउ इन सेकेंड केस d इज mv बाय 2 क्यू बी, जो कि r बाय 2 के इक्वल है। इट इज लेस देन r, और लेस देन r का मतलब हो गया अगर ये इसके परपेंडिकुलर आया, तो अब ये सेम साइड में वापस आने के लिए ये विड्थ r कम से कम चाहिए, अगर ये परपेंडिकुलर इन किया। तो चार्ज q, v वेलोसिटी, बाहर तो स्ट्रेट लाइन पाथ है, अंदर इन किया v से। अगेन मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्रॉस है, तो v क्रॉस b से आसानी से हम सेंटर देख रहे हैं। सेंटर तो इधर की ओर बना, क्योंकि इधर की ओर फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड है, तो v वेक्टर ने इसको इधर बैंड किया। लेकिन ये बैंड होने के बाद क्या होगा कि ये पाथ तो अंदर सर्कुलर ही रहेगा, लेकिन
सेमी सर्कल से भी अब कम रहेगा, तो एक ये सर्कुलर आर्क बना के इसमें से बाहर आ गए। तो बाहर आने के बाद अब फिर से इसका ये स्ट्रेट पाथ रह जाएगा। तो अंदर स्पीड तो चेंज होता नहीं है, तो ये स्पीड v ही रह जाएगा, कांस्टेंट स्पीड। अब ये बाहर, ये v स्पीड से बाहर निकलेगा, लेकिन अंदर का पाथ ये जो है सर्कुलर। तो लेफ्ट साइड में भी पाथ स्ट्रेट, राइट साइड में भी बाहर निकलने के बाद पाथ स्ट्रेट, लेकिन इन साइड मैग्नेटिक फील्ड पाथ इज सर्कुलर आर्क। वहां पे कैसा सर्कुलर आर्क था? एग्जैक्टली सेमी सर्किल, और ये सेमी सर्कल से भी कम होगा। और उस जो सर्कुलर आर्क है उसका सेंटर इस लेफ्ट वाले बाउंड्री पे ही होगा। तो अगर सेंटर से इसको इस तरीके से ज्वाइंट करते हैं तो ये v और ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी रेडियस r होगा, ये सेंटर o हो गए, और ये भी इधर रेडियस r होगा। तो अगर हम लोग ये एंगल थीटा पता कर लें तो हम लोग टाइम पता कर सकते हैं कि ये इसके अंदर में कितने टाइम के लिए रहा। तो मान लो ये a से इन किया तो ये b से बाहर निकला, लेकिन किस साइड में? दूसरे साइड में बाहर निकला। क्यों? क्योंकि d का वैल्यू तो सेम साइड में वापस आने के लिए d का वैल्यू कम से कम r होने चाहिए, अगर v b के परपेंडिकुलर में इस बाउंड्री से इन करता है तो। लेकिन यहां पे d का वैल्यू r से कम है। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो एंगल है वो कैसे निकलेगा? तो ये d है और ये r है, तो साइन थीटा कितने हो गए? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। देखो साइन थीटा d बाई आर, और d का वैल्यू कितने है? r बाई 2। तो इसका मतलब हो गया 1 बाई 2। तो थीटा कितने हो गए? 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखेंगे? पाई बाई 6। तो अब a से b का जो टाइम रहा ये सर्कुलर पार्ट का, तो पूरे सर्किल के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई m बाय क्यू बी। तो सर्कल अपने सेंटर पे एंगल क्या बनाता है? 2 पाई। तो 2 पाई एंगल के लिए 2 पाई m बाय क्यू बी। तो अब सर्कल का ये जो पार्ट है ये क्या एंगल बना रहा है सेंटर पे? थीटा। तो इसका मतलब ये सिंपल यूनिटरी मेथड, 2 पाई एंगल के लिए टाइम 2 पाई m बाय क्यू बी, तो थीटा एंगल के लिए क्या हो जाएगा? थीटा m बाय क्यू बी। तो इसका मतलब टी ए बी कितने हो जाएंगे? थीटा m बाय क्यू बी। तो सेमी सर्किल में पाई m बाई क्यू बी लास्ट केस, फर्स्ट केस में, और इस केस में थीटा m बाई क्यू बी। तो इतने टाइम के लिए ये इस मीडियम के अंदर रहा। लेकिन थोड़ा और भी कुछ चीजें इसमें पूछा जा सकता है कि जिस लाइन पे ये इन किया था और जिस जगह से ये बाहर आया, तो ये जो साइड का डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा? तो देख सकते हो ये r है, ये भी r है, थीटा निकल ही चुका है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? r cos थीटा। तो ये साइड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r माइनस r cos थीटा। तो ये ए बी, अगर ये पॉइंट को मैं c मार्क कर दूं तो बी सी कितने हो जाएगा इस केस में? ये B से C का डिस्टेंस कितने हो गए? तो OA इज R, OB इज ऑल्सो R, ये R cos थीटा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस R cos थीटा, R माइनस R cos थीटा। तो R का मतलब तो MV बाय QB, और 1 माइनस cos थीटा, तो cos 30 डिग्री, √3 बाय 2। ठीक है, थीटा तो क्लियर है ना? 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री इज √3 बाई 2। तो ये साइड का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ mb बाई क्यू बी इंटू 1 माइनस √3 बाई 2। और a से b का टाइम कितने हो गए? थीटा m बाई क्यू बी, और थीटा कितने हैं? पाई बाई 6। थीटा हो गए पाई बाई 6। तो ये वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पाई बाई 6, इधर m थीटा, अच्छा थीटा m बाई क्यू बी, टाइम पीरियड 2 पाई m बाई क्यू बी, तो थीटा एंगल के लिए थीटा m बाय क्यू बी, और थीटा का वैल्यू पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 m, और डिनोमिनेटर में क्यू बी। तो ये टाइम निकल गए, और ये साइड का जो शिफ्ट हुआ वो कितने? r माइनस r cos थीटा। और ये कितने एंगल से बाहर निकलेगा? ये वाला एंगल पूछा तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये जो बाहर निकला ये हॉरिजॉन्टल से, जैसे ये इन किया था, तो ये कितने एंगल से बैंड किया? थीटा से। तो अगर डिविएशन पूछा तो इस लाइन पे पहले जा रहा था, अब इस लाइन पे जा रहा है, तो कितने एंगल से डिविएशन हुआ? थीटा से। थीटा कितने हो गए? पाई बाय 6। तो इस केस में डिविएशन पाई बाय 6, और ये दूसरे साइड में बाहर आएगा। चलो अब V परपेंडिकुलर टू B के ही केस में और B यूनिफॉर्म के केस में एक ऐसा सिचुएशन अब लेते हैं कि इस बाउंड्री के राइट साइड में तो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अभी तक चार्ज पार्टिकल को हमने इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर इंसर्ट कराया था। अब थोड़ा एंगल का केस ले लेते हैं।
मान लेते हैं कि एक चार्ज q है और ये v वेलोसिटी से इधर की ओर आ रहा है, और मान लो ये बाउंड्री के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस बाउंड्री के राइट साइड में है। b डॉट या क्रॉस कुछ भी कंसीडर करो, मान लेते हैं, चलो डॉट का केस लेते हैं। तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड b यूनिफॉर्म है। तो एक तो ये पूछ सकते हैं कि बाउंड्री के इस साइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंट है तो इसका इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड पाथ ड्रॉ करो, और इनसाइड कितने टाइम के लिए रहेगा, फिर अगर ये ए पॉइंट से इंटर किया तो इसका साइड डिफ्लेक्शन क्या होगा, अगर ये विड्थ सफिशिएंट है। या दूसरा पूछ सकते हैं नहीं, सेम साइड में ये वापस आ जाए तो इसके लिए जो इसका इधर की ओर विड्थ है ये d, तो ये d कम से कम कितने होने चाहिए कि ये वापस आ जाए, टू रिटर्न इट ऑन द सेम साइड। और ये इंटर किया है a पे। तो सबसे पहले हम इसमें इसका पाथ शो करते हैं। तो बाहर तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे आ रहा है, क्योंकि बाहर किसी तरीके का इस पे कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी वगैरह कंसीडर नहीं करके चल रहा है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का। तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे, तो जैसे ही ये इनसाइड आया तो सबसे पहले बाउंड्री पे आके इसको इन कर दो, पाथ पता करना है। तो निश्चित ही इसके अंदर आने के बाद देखो तो v और b परपेंडिकुलर का केस है, b परपेंडिकुलर टू द प्लेन और v तुम्हारा प्लेन में, तो v परपेंडिकुलर, b यूनिफॉर्म। इसका मतलब इसके अंदर तो पाथ सर्कुलर बनेगा, लेकिन कंप्लीट सर्कल नहीं बनेगा, सर्कल का कुछ सेक्शन बनेगा, आर्क बनेगा। तो सर्कल का सेंटर किधर बनने चाहिए, तो उसके लिए क्या हम लोगों ने तरीका निकाला है, v क्रॉस b। तो v पे हाथ रखेंगे, b की ओर घुमाएंगे। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, इसलिए पाम को नोटबुक पे ऐसे रखना है, लेकिन ये फिंगर्स v की तरफ, तो v क्रॉस b। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए सेंटर इधर रहा, मैग्नेटिक फील्ड रीजियन के अंदर गया, आप बाउंड्री पे नहीं है। जब तुम्हारा v एग्जैक्ट परपेंडिकुलर थे तो उस केस में v क्रॉस b जो आ रहा था, जैसे v क्रॉस b उसमें बाउंड्री पे आ रहे थे, जो लास्ट एग्जांपल था। लेकिन यहां पे हमने इस तरीके से एंगल में लिया, तो अब v क्रॉस b ये जो थंब है तो देखो रीजियन के अंदर गया, अब ये थंब यहां बाउंड्री पे नहीं आ रहा है। और निगेटिव चार्ज होते तो इसको रिवर्स कर देते, तो उस केस में सेंटर जो है वो बाउंड्री के बाहर था, और अभी जो है सेंटर कहां गया, बाउंड्री के अंदर। और थीटा का वैल्यू अगर ये 90 होता, मतलब इस तरीके से इंटर कर रहे थे, तो ये पॉइंट एकदम बाउंड्री पे था और अंदर में सेमी सर्किल के सिचुएशन बने थे अगर वापस आया तो अब देखो कि अगर ये सर्कल का सेंटर इधर बना, तो एक डॉटेड से सर्कल तो पहले खींच देते हैं पहले। तो इस बाउंड्री के इधर, तो अगर यहां पे V होते और मैग्नेटिक फील्ड का पूरा रीजन होता, तब तो ये पूरा इस तरीके से सर्कल कंप्लीट करते, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस बाउंड्री के सिर्फ राइट साइड में है। तो अब ये सर्कुलर पाथ यहां तक तो फॉलो किया, लेकिन इसके बाद अब जब ये यहां से बाहर आएगा तो बाहर में फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो फिर ये अपना इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पाथ पे बाहर चला गया। तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे इधर से कहीं से आया होगा, चार्ज q मास m v स्पीड से आया और पॉइंट A पे इंटर किया और पॉइंट B पे बाहर आया। ये हो जाएगा इधर का सेंटर C, ये कोई पॉइंट P मान लेते हैं, तो A से P होते हुए B के ओर बाहर आएगा। अगर A से C को ज्वाइन किया जाए तो ये सर्कल का रेडियस हो गया, जो कि V के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इधर से भी इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी V के परपेंडिकुलर होगा, ये भी रेडियस होगा। अब सोचो कि अगर ये थीटा एंगल पे आया तो ये वापसी भी किधर से किया, इस वर्टिकल के साथ, सेम एंगल थीटा बनेगा। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। रेडियस तो क्लियर ही है, आर कितने हो जाएगा, mv बाय qb। अंदर का पाथ तो APB, तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन सर्कुलर होगा। तो अब पूछ सकते हैं ये कितने टाइम के लिए अंदर रहा। तो ये जो सर्कुलर आर्क है ये अपने सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है, दिस एंगल। तो अगर ये थीटा और थीटा हो गए तो इधर का एंगल क्या हो गया, 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई m बाई क्यू बी। तो टाइम
ए से बी का कितने होने चाहिए? तो टाइम पीरियड का फार्मूला पता है 2 पाई m बाय क्यू बी। तो कंप्लीट सर्किल के लिए 2 पाई m बाय क्यू बी, और कंप्लीट सर्किल सेंटर पे एंगल बना रहा है 2 पाई, तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हो 2 पाई एंगल के लिए 2 पाई m बाय क्यू बी, तो थीटा एंगल के लिए थीटा m बाय क्यू बी। तो सेंटर पे एंगल क्या बना रहा है? 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो 2 पाई माइनस 2 थीटा एंगल सेंटर पे बनाया इनटू m बाय क्यू बी। तो इतने टाइम के लिए चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर रहे, जिसका पाथ सर्कुलर रहा। अब अगर ये पूछा जाए कि ए से बी इसका साइड डिविएशन कितने हो गए, ए बी साइड डिविएशन कितने, तो ज्योमेट्री लगा सकते हो। ये रेडियस आर है, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा के सामने साइन, तो आर साइन थीटा, इधर भी थीटा के सामने आर साइन थीटा, तो टोटल कितने हो गए? आर साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा। तो ए बी का वैल्यू 2 टाइम्स आर साइन थीटा। थीटा मान लो क्वेश्चन में गिवन है, और रेडियस का वैल्यू एम बी बाई क्यू बी, तो 2 एम वी बाई क्यू बी साइन थीटा। हाँ, ये पूछ सकता है कि सेम साइड में ये वापस आए, इसके लिए डी का कम से कम वैल्यू क्या होना चाहिए? टू रिटर्न ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब डी का जो वैल्यू है ये कितने होने चाहिए। तो अगर मान लो कि इसको वापस आना है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये जो पॉइंट पी है उससे आगे तक होने चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर तक रह गया तब तो दूसरे साइड में वापस आएगा। तो सेम साइड में ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से वापस आए, इसका मतलब ये बाउंड्री का जो डी होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? पी तक तो कम से कम होने ही चाहिए। तो सी से पी का डिस्टेंस आर हो गया, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। तो इसका मतलब डी का वैल्यू आर प्लस आर कॉस थीटा से ज्यादा होने चाहिए। तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन आर प्लस आर कॉस थीटा। बाकी आर का वैल्यू पता ही है, एम वी बाय क्यू बी। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होते तो ये सेंटर अंदर नहीं होके फिर सेंटर बाहर चला जाता। तो उस तरह के क्वेश्चन को तुम लोग खुद से ट्राई करना। ये सेम क्वेश्चन अगर चार्ज पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो उस केस में जैसे ये V क्रॉस B इधर गया तो सेंटर इधर चले जाते, तो सेंटर इधर रखते हुए इस तरीके से डॉटेड से सर्किल खींचते, तो अंदर जो है वो सेमी सर्किल से कम होता। अभी क्या हो गया? ये सेमी सर्किल से ज़्यादा हो गए, और यही नेगेटिव चार्ज होते तो ये एक तरीके से, चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, अगर V क्रॉस B इधर हो गया, नेगेटिव चार्ज होते तो सेंटर इधर होते, तो उस केस में ये डॉटेड लाइन से इस तरीके से खींचे होते, तो ये पोर्शन इसके अंदर होता। बाकी ऐसे ही इधर में भी ज्वाइन करके ये एंगल जैसे थीटा थीटा को रिलेट कर सकते थे। तो ये देख सकते हैं अब ये सेमी सर्किल से भी कम रहा अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? सेमी सर्किल से ज़्यादा रहा। और अगर थीटा का वैल्यू 90 हो जाए तो उस केस में एग्जैक्ट सेमी सर्किल बना के वापस आएगा, लेकिन वापस आने के लिए उस केस में डी का वैल्यू आर था, इस केस में डी का वैल्यू आर प्लस आर कॉस थीटा। और इस वाले केस में अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो जाए तो डी का जो वैल्यू है वो आर से भी कम हो जाएगा। ओके, तो अब स्पेशल केसेस में ही नेक्स्ट केस हम लोग बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट स्पेशल केस देखा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहेगा, यानी V 0 है तो फोर्स ही नहीं लगेगा, रेस्ट में रहेगा। V और B पैरेलल था तो उस केस में भी फोर्स 0 हो गया और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे चला गया। और V और B परपेंडिकुलर थे और B यूनिफॉर्म थे तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो किया। अब थोड़ा V और B के बीच का एंगल बना देते हैं, तो इसको मैं फोर्थ केस कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये केसेस नंबर फोर्थ केस हो गए। B is uniform and V makes an angle theta with B. थीटा विथ B। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसी के साथ जो चार्ज पार्टिकल को हमने वेलोसिटी दिया वो मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर है, जो लाइंस है, उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो थोड़ा डायग्राम से देख लो। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड B यूनिफॉर्म हो गया इस तरीके से,
और किसी चार्ज पार्टिकल को, ये चार्ज क्यू हो गए, मास एम हो गए, और इसको इस तरीके से कुछ यहाँ पे v वेलोसिटी दिया गया, और ये v b के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये जो फोर्थ केस है ये कुछ नहीं, बेसिकली पीछे का जो हमने थर्ड और सेकेंड केस देखा उसको ही सुपरपोजिशन करना है। अगर ये v वेक्टर को रिजॉल्व कर लो, इस v वेक्टर को हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसके एक कंपोनेंट आ जाएंगे पैरेलल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट आ जाएंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। पैरेलल परपेंडिकुलर बोलने का मतलब b के साथ पैरेलल, b के साथ परपेंडिकुलर। ऑब्वियसली v पैरेलल का क्या वैल्यू हो जाएगा, v cos थीटा, और v परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा v sin थीटा। तो फिजिक्स में तो कंपोनेंट का क्या इंपॉर्टेंस है समझ ही रहे हो। तो यहां पे कंपोनेंट ले लिया, कंपोनेंट लेने का बेनिफिट क्या हो गया कि अब हम दो केस को अलग सेपरेटली सोचेंगे, इमेजिन करेंगे। तो एक बार अब सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड B है और हमें v पैरेलल वेलोसिटी वेक्टर है, थोड़ी देर के लिए परपेंडिकुलर को भूल जाओ, मान लो सिर्फ पैरेलल ही है। तो अगर सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट है तो उस केस में क्या हो गया, v और b ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो सेकंड केस जो हम लोगों ने डिस्कस किया जिसमें कि v और b पैरेलल थे, तो उस केस में क्या हो जाता है कि v और b पैरेलल होने की वजह से क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का फार्मूला अपना क्या बनता है, q इंटू v क्रॉस b। तो v और b पैरेलल होने का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो यानी फोर्स जीरो, और उस केस में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है। तो अगर यहां परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होते, सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट होता, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे सीधा जा रहा होता कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब दूसरा केस सोचो, अब सोचो पैरेलल कंपोनेंट नहीं है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो जब v और b एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाला केस जो हम लोगों ने लास्ट केस थर्ड केस देखा, उसमें पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और v वेलोसिटी हमने इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में जरा v क्रॉस b देखो क्या हो रहा है, तो ये v है और b सामने है, तो v क्रॉस b राइट हैंड रूल से, तो v क्रॉस b थंब अंदर गया यानी अंदर के तरफ सेंटर होगा। तो इसका मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है और चार्ज पार्टिकल का जैसे v हमने ऐसे रखा, तो v परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर है, तो v परपेंडिकुलर और b सामने, तो v क्रॉस b सेंटर इधर गए, तो इधर सेंटर रखते हुए ये इस तरीके से ये सर्किल में घूम रहा होगा। तो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते तो ये सर्कल में घूम रहे होते, और सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट होता तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ये स्ट्रेट पे जा रहे थे, लेकिन एक्चुअल में तो दोनों है। तो इसका मतलब ये दोनों सिचुएशन को अब हमें सुपर इंपोज करना है। तो अब सोचो कि चार्ज पार्टिकल एक तरीके से ये सर्कल में घूम रहा है, किसके वजह से, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, और सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट को देखोगे तो आगे बढ़ रहा है। तो दोनों है तो अब क्या हो जाएगा, तो ये सर्किल में घूमेगा परपेंडिकुलर के वजह से, लेकिन पैरेलल कंपोनेंट तब तक उसको आगे खींच देगा। इसका मतलब ये राउंड लेके सेम पॉइंट पे वापस नहीं आएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। फिर से नेक्स्ट रोटेशन जब पूरा करेगा, नेक्स्ट सर्कुलर मोशन जब पूरा करेगा, तो वो पूरा करते करते फिर आगे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब किस तरह का पाथ बनेगा, क्या स्प्रिंग के जैसा सिचुएशन दिखेगा। तो परपेंडिकुलर के वजह से सर्किल में घूम रहा है, पैरेलल के वजह से आगे बढ़ रहा है, यानी सर्किल में घुमाते हुए अब आगे बढ़ाओ इस तरीके से। तो इसका मतलब स्प्रिंग के जैसा केस बनेगा। तो स्प्रिंग के जैसे जो केस होते हैं उस केस के पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकल। तो यहां पे क्या हो गया, पाथ इज हेलिकल। तो थोड़ा यहां डायग्राम में दिखा देते हैं। तो यहां पे ये इसको ऐसे सर्कल में घुमाया, पैरेलल वाला आगे बढ़ाया, तो सर्किल में ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा। तो अब थोड़े इसमें कैलकुलेशन करना है। पाथ तो क्लियर हो गया, पाथ समझने के लिए कुछ नहीं, पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों अलग अलग ले लिया, सेकंड केस और थर्ड केस दोनों को सुपर इंपोज किया। पैरेलल कंपोनेंट इसको आगे ले जा रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट सर्किल में घुमा रहा है, एज ए कंबाइंड पाथ बन गए हेलिकल। तो अब ये जो हेलिकल पाथ बना, तो यानी स्प्रिंग के जैसे, तो जो स्प्रिंग का जो ये कंजक्यूटिव रिंग होते हैं, स्प्रिंग में ये जो अगल बगल के कंजक्यूटिव रिंग होते हैं, तो ये दोनों रिंग के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग पिच बोलते हैं। तो ये हो गया P। और क्या इसमें कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो ये जो स्प्रिंग के जैसा पाथ बना, हेलिकल पाथ बना, तो इसका बीच में ये एक एक्सिस बनेगा, और ये एक्सिस से जो बाउंड्री का डिस्टेंस बना, तो ये इसका रेडियस कहलाएगा R, और इसके भी इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट पे आने में, मतलब
पिच के ही लोकेशन पे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। यानी एक सर्कुलेशन जो ये पूरा करेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। तो हमें टाइम पीरियड मेजर करना है, रेडियस मेजर करना है और पिच मेजर करना है। पाथ तो हेलिकल हो ही गए। तो सबसे पहले रेडियस कैलकुलेट करते हैं। तो रेडियस किस पे डिपेंड करेगा? क्या पैरेलल कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं, रेडियस सर्कुलर मोशन किसके वजह से हो रहा है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट के वजह से। तो इसका मतलब वही आर का मतलब एम वी, जो हम लोग थर्ड केस में देखे, लास्ट केस में, कि वी और बी परपेंडिकुलर हो तो सर्किल बनते हैं। सर्किल का रेडियस क्या होता है? आर इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। लेकिन v का मतलब यहां पे पूरा v नहीं होगा। v कौन सा हो जाएगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसको सर्कुलर मोशन में करा रहा है, तो यानी v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इसलिए रेडियस हो गया एम वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाय क्यू बी। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितने हैं यहां पे? v साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर ध्यान रखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम में क्या करेगा ना, थीटा यहां पे क्या दे रखा है? बी के साथ। पता चलेगा कि थीटा बी के साथ नहीं देके ये परपेंडिकुलर के साथ थीटा दे दिया है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए बेस्ट है कि जो भी वी है उसके दो कंपोनेंट लिए, एक पैरेलल कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सर्किल में कौन घुमा रहा है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसलिए आर इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। अब आ जाते हैं टाइम पीरियड पे। तो इसका जो टाइम पीरियड हो गए, तो टाइम पीरियड मतलब वो भी सर्कुलर मोशन, तो सर्किल जो पूरा करता है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला जो इसका लास्ट केस आया था उसमें क्या बने थे? तो 2 पाई एम बाय क्यू बी। तो ये जो टाइम पीरियड है वो तो स्पीड पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो इसलिए टाइम पीरियड का फार्मूला अभी भी रह गया 2 पाई एम बाय क्यू बी, और रेडियस में एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें पिच का कैलकुलेशन। तो जो पिच हो जाएगा वो कितने होने चाहिए? तो पिच का मतलब हो गया डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन वन टाइम पीरियड। क्या बोल सकते हैं? पिच इज द डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन वन टाइम पीरियड। एक रोटेशन के बाद ये जो बी के पैरेलल डिस्टेंस चला, तो इसका मतलब पिच के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया? पैरेलल कंपोनेंट। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं वी पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड। तो अपने को बेसिकली पिच मतलब डिस्टेंस बताना है, लेकिन बी के लॉन्ग, तो डिस्टेंस का मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये जो स्पीड लिया वो कौन सा वाला? पैरेलल कंपोनेंट। तो कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल? इन वन टाइम पीरियड। तो इसलिए पैरेलल कंपोनेंट यहां पे क्या है अपना? v cos थीटा। तो ये हो गए v cos थीटा, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई एम बाय क्यू बी। तो ये हो गए पिच का कैलकुलेशन। इसका जो एप्लीकेशन के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा इसमें घुमाव नहीं रहता है। तुम्हें ये रिजल्ट अगर अच्छे से पता है तो आसानी से इसके क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो। सिंपल पिच का कैलकुलेशन, टाइम पीरियड का कैलकुलेशन, रेडियस का कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल में भी कुछ नहीं, तुम्हें सिंपल वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करने में आंसर वैल्यू को बताना है। ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है। बस ये रेडियस में ध्यान रखना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो आर इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। पाथ तो याद रखोगे वी पाथ कैसे हो गए? हेलिकल। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो तीन ही तरह के पाथ हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन पाथ, या सर्कुलर पाथ, या हेलिकल पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ कब होगा? जब वी और बी के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री या 180 डिग्री। और सर्कुलर पाथ कब बनेंगे? जब v और b परपेंडिकुलर है, लेकिन b यूनिफॉर्म होने चाहिए। और v और b के बीच में एंगल अगर 0 और 180 को छोड़ के कोई और एंगल है तो वैसे केस में 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि 0 और 180 में तो स्ट्रेट लाइन हो गए, 90 डिग्री में सर्कल हो गए, और इसके अलावा अगर कोई और एंगल होगा तो इसका मतलब पाथ हेलिकल हो जाएगा। और रेडियस का फार्मूला याद रखो, एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी, टाइम पीरियड 2 पाई एम बाय क्यू बी, एंड पिच क्या हो गया? ये जो हेलिकल पाथ है तो इसका जो कंसेक्यूटिव रिंग है इसके बीच का डिस्टेंस, तो वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, वी पैरेलल हो गए वी कॉस थीटा, टाइम पीरियड 2 पाई एम बाय क्यू बी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कुछ नहीं, वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन बन गए। ठीक है, थैंक यू।